सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम लोग करेंगे 30 एमसीक्यू। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 2 और 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देख सकते हैं। हम लोग इस सेशन में 30 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। ये जेटेट, सीटेट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल टेट एग्जाम के लिए, खास करके सीडीपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सभी साथियों को फिर से और दिल से जय हिंद। सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 1 आपका कह रहा है कि चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। बताइएगा, चोम्स्की की बात किया जाएगा कि इन्होंने भाषा पर बल दिया था, तो चोम्स्की का जो विकास सिद्धांत है वो भाषा पर आधारित है। यहाँ पर कुछ हम लोग इनका डिटेल देख लेंगे। चोम्स्की का विकास सिद्धांत भाषा पर आधारित था। उनका मानना था कि भाषा का जो विकास होता है वो आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है, चोम्स्की का मानना था। चोम्स्की का जन्म जो हुआ है 1928 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में हुआ था। वे अपने समय में एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक रही हैं। उन्होंने बच्चों में भाषा का विकास पर कार्य किया है। याद रखिएगा, भाषा का विकास की बात किया जाएगा तो चोम्स्की मार दीजिएगा। भाषा पर बल देने वाले चोम्स्की हैं। सृजनात्मक बालक वह है। अगला सवाल क्या है आपका कि सृजनात्मक बालक वह है जो जोखिम कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। जो सृजनात्मक बालक यानी कि है कि तर्क करने का कैपेसिटी, चिंतन करने का कैपेसिटी, नए नए विचार, नए नए खोज करने का कैपेसिटी जिसमें है वही सृजनात्मक बालक है। तो हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब दूसरा, तीसरा और पहला दूसरा चौथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट को काटिए। अवस्था को कतई नहीं स्वीकारा जाता है, नहीं है और नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 जो पॉइंट है हमने काट दिया है और जो हमारा सेकेंड है वो हमारा सही है। सेकेंड कहते हैं कितना नंबर? तीसरा हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? आनुवंशिकता की भूमिका की महत्व देने वाले एक वैज्ञानिक है। वो वैज्ञानिक कौन है? वाटसन है, फ्रांसीसी गाल्टन है, बिने है या उंट है? कमेंट कीजिए। तो किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका दिया है? तो फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया है। फ्रांसीसी गाल्टन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 4। सृजनात्मक विकास या सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है उसे हम लोग उष्मायन चरण कहते हैं साथियों। हाँ, समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह क्या कहलाता है? उष्मायन चरण कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या है जी? उष्मायन चरण में ऑप्शन ए हो जाएगा। सृजनात्मक की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। सबसे पहले यह समस्या की पहचान या कुछ नया करने की सोचती है। यह अवस्था सामान्यतः उष्मायन चरण कहलाती है। क्लियर है? एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? एक शिक्षक की किस प्रकार की सहायता करती है? बताइएगा। छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। एक बालक के विकास में सिद्धांतों की समझ जो है शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? तो सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक बालक के विकास में सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक को सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में सहायता करती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति और सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया, किंतु इन दोनों समस्याओं को नियंत्रण के संदर्भ में इसकी
जो प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, बताइएगा किससे संबंध है? नैतिक और धार्मिक धारणाओं से, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, शैक्षणिक वातावरण से, कानूनी संबंध, निर्णयों से। बताइए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक में बाल अपराधी प्रवृत्ति और सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपाय का प्रयोग किया गया। इन दोनों समस्याओं को नियंत्रण के संदर्भ में किसकी पूछा गया? इसकी प्रकृति का संबंध जो है ये आपका मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो समय समय पर स्कूल की प्रगति और गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना चाहिए, सही बात है। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना चाहिए, सही बात है। शिक्षकों का अभिभावकों के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहिए, सही बात है। उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? वाइगोस्की ने सामाजिक पर और सांस्कृतिक पर बल दिया है और इनका एक सिद्धांत है जेडपीडी, स्वयं समंजन, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, पेंडुलम समस्या, समीपक विकास क्षेत्र का, हाँ समीपक विकास का क्षेत्र, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि वाइगोस्की के द्वारा अवधारणा जो है जेडपीडी की अवधारणा दी गई है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, समीपक विकास का क्षेत्र बालक के वर्तमान और संभाविक विकास के बीच का अंतर होता है। समीपक विकास का क्षेत्र की अवधारणा वाइगोस्की द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा, जेडपीडी की अवधारणा जो है वाइगोस्की ने दिया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, मातृभाषा या घर की भाषा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो आपका मातृभाषा पर जोर देता है। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी अभी बता दिए थे, अंतर होता है वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता का अंतर होता है। पहला ऑप्शन में योगफल लिख दिया है, देखिएगा योगफल लिख दिया है कट गया, गुणनफल लिख दिया है कट गया और अनुपात लिख दिया है कट गया। दूसरा ऑप्शन में आपका अंतर लिखा हुआ है, वास्तविक क्षमता स्तर और कार्य क्षमता स्तर का अंतर होता है, इसी को हम लोग जेडपीडी कहते हैं। सवाल नंबर 11, बालक के सीखने के लिए आकलन, मूल्यांकन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अंतर, भिन्नता, आवश्यकता, संबंधों। तो बालक के सीखने के लिए आकलन, मूल्यांकन और अनुदेशन के बीच संबंधों की दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा, 12 नंबर का कमेंट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है, सही बात है, समस्या समझ लिया और उन तथ्यों को एकत्र किया जो उस समय का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों का संकलन से बालक में पैदा हो सकती है क्या? तो खोजने में सहायता या खोजने में सहायक होते हैं, यानी कि जब बच्चा खोजेगा तो चिंतन करेगा, जब भी खोजने की बात होगा तो वह चिंतन करेगा, यानी कि राइट आंसर हमारा चिंतन हो जाएगा। अगला सवाल, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समय का कारण खोजने में सहायक होते हैं। चलिए, अगला सवाल है डॉट डॉट डॉट, यहां क्या भराएगा? किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो कठिनाइयों पर विजय पाने की सबसे पहले समस्या का समाधान करेंगे। समस्या अगर जहां है वहां हम लोग समाधान करेंगे, तभी तो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा समस्या समाधान हो जाएगा। समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है।
राइट आंसर हमारा समस्या समाधान हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 14 नंबर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कि किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदिक प्रेरक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है, तो एक कर सकता है संवेदिक प्रेरक अवस्था में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। यहां समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया समाजीकरण में निहितार्थ है क्या जी? बताइएगा। प्रतिभाशाली तथा समान बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना चाहिए? नहीं जी। प्रतिभाशाली तथा समान बालकों को कार्य सीखने के लिए समान सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए, सही बात है। प्रतिभाशाली तथा समान बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना चाहिए। असमर्थ बालकों को, और यहां बोल रहा है प्रतिभाशाली समान बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना चाहिए। यहां पर राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा कि सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना चाहिए। एक शब्द आया है, सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना चाहिए, सभी को एक साथ में शिक्षा देना चाहिए। समानीकरण में छात्रों के बीच का स्तर विभेद नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रतिभाशाली बालक तथा समान बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु समान बालकों की समस्या को दूर करने का भी प्रयास होना चाहिए। समूह में चर्चा करना सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंधी किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? समूह में चर्चा करने के लिए प्रगतिशील कक्षा कक्ष होना चाहिए, प्रगतिशील कक्षा कक्ष होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत का आलोचना है? बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है कौन सी? बुद्धि के विभिन्न कारक, केवल लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉइंट को काट दीजिए, केवल लिखा। खोजने में सहायता करते हैं, सही बात है। अधिक बल देना आधारित नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बहु प्रतिभा के सिद्धांत के प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। उनके अनुसार मानव बुद्धि विविध योग्यताओं, प्रतिभाओं और मानसिक कौशल का समूह होती है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से क्या होती है, बिलोंग करता है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक, बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सही है, तीनों पर होता है। विकास जो है ऐसे आनुवंशिक, बनावट पर, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। ये तीनों पर निर्भर करता है, इसका कारक है। अभिकथन और कारक से क्वेश्चंस रहेंगे, याद रखिएगा। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, नहीं, सीधे स्थानांतरित नहीं कर सकते, इसे बार बार प्रयास करके अर्जन किया जाता है अधिगम को। ये सही है, आर गलत है, ये सही है, आर गलत है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? मेरे अलावा गलत बात है। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्त का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? सही बात है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायता करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में सहायता करेगी? ये भी सही है, यानी कि राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा।
निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई दिव्यांगता सम और लिखा है संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है। ध्यान, न्यूनता, अति क्रियाशील विकार। लंबी अवधि की फिल्में दिखाना, लंबा अवधि की फिल्म दिखाएंगे तो बच्चा में जो समायोजन का जो रणनीति है वो सही हो जाएगा, गलत बात है। स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या अपनाना, यह हो सकता है। पठन वेग, जटिल गणना करवाना, मूल्यांकनों में केवल आ गया, ये गलत हो गया है। स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी यानी कि एक ही दिनचर्या अपनाना, यह आपका दिव्यांगता और उसे संबंधित विद्यार्थियों को समायोजन रणनीति का सही युग्म बताता है। सेकेंड नंबर, शिशु के संवेग होते हैं। शिशु के संवेग अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं। शिशु के संवेग अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं क्योंकि बच्चा रोता है तो रोने से पहले उसका मन अस्थिर होता है और उसके बाद जब गोदी में चला जाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। तो बच्चा का मन अस्थिर और अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट पूर्ण रूप से नहीं होता है। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 गुना 3 को 3 + 3 समझता है, वह किस प्रकार के पीड़ित है। तो गणित को कैलकुलेट करना, कैलकुलेट से याद रख लीजिएगा डिस्कैलकुलिया। जब भी गणित की शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, हाँ समझने में उसको दिक्कत हो रहा है, तो कैलकुलिया याद रख लीजिएगा। राइट आंसर डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। चलिए, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा एक साथ दिया जाता है। हाँ, एक साथ शिक्षा देना, एक साथ उचित आवास देना, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास प्रदान करना। यहाँ पर लिखा है प्रतिस्पर्धा जो है नेगेटिव टर्म है, और यहाँ पर लिखा है लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, गलत बात है। सख्त शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, गलत बात है। राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। चलिए, सेकेंड कहते हैं, थर्ड हो जाएगा। हाँ चलिए, अनुभव और कह रहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में ही रूपांतरण है। दो शब्द, अनुभव और प्रशिक्षण ही व्यवहार में क्या है, रूपांतरण है, उसे अधिगम कहते हैं। यह बात जो है से गेट्स ने कहा है, यह बात जो है से गेट्स ने कहा है। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। ये परिभाषा है साथियों। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। देखिएगा यहाँ पर भी परिभाषा लिखा हुआ है। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे के वृद्धि और विकास उसके पर्यावरण और जीवन दोनों से प्रभावित होते हैं। परिपक्वता का अर्थ मानव के स्वाभाविक विकास से होता है। वायु बुद्धि के साथ बालक के शरीर और अंग प्रत्यय के विकास के साथ ही मानसिक विकास भी उसके साथ होता है। बच्चों को, अगला सवाल है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं करके सीखते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं। ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्ची लिखने में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण जो है अधिगम विकार की किस और संकेत करता है। पठन से हमारा डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में आलेख विकल्प जो है ये हमारा लिखने में दिक्कत होता है। गणना करने में हमारा जो है, जैसे गणित बताए थे, गणना करने में कैलकुलेटिया कहते हैं जिसको, हाँ। और ध्यान से अति, क्या लिखा है, अति सक्रिय। तो जब भी लेखन की बात किया जाएगा, लिखाई की बात किया जाएगा,
आलेख वैकल्य हो जाएगा। देखिए यहां पर भी लिखा है, डिसलेक्सिया भी कहते हैं इसको, आलेख विकल्प को डिसलेक्सिया कहते हैं। यदि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है और उसे अच्छा बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है, तो यह लक्षण आलेख विकल्प अधिगम विकार को दर्शाता है। आलेख विकल्प विकार से पीड़ित बालक सामान्यतः लेखन संबंधित असहज महसूस करते हैं। लिखने में उसको दिक्कत होता है, कोई अक्षर को लिख नहीं पा रहा है, जैसे हर्षई लिखना है, हिंदी लिखना है तो मतलब हिंदी के खुदू लिख दिया समझ रहा है, कुछ लिख दिया तो उसको लिखने में दिक्कत है, यानी कि डिस्ग्राफिया है। जबकि पठन विकल्प को डिसलेक्सिया कहते हैं, गणन विकल्प को डिस्केलकुलिया कहते हैं। गणना करने में उसको दिक्कत हो रहा है तो डिस्केलकुलिया कहते हैं, डिस्केलकुलिया। और ध्यान और अति सक्रियता विकार को अप्रेक्सिया कहते हैं, अप्रेक्सिया कहा जाता है। अभी प्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा को प्रभावित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा से पूर्व छात्रों को सकारात्मक प्रयासों का पहचान द्वारा बालक की गलती के साथ साथ दूसरों को भी दोषी ठहराना। निंदा की बात की गई है, सही बात है। अपमानजनक भाषा के साथ निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, सही बात है। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये है आपका लास्ट सवाल। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की का कहना है, सही बात है। सुमेलित नहीं है, 100 सवाल पूछा गया है। भाषा और विचार जो है प्रारंभ में दो विभिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की ने कहा, सही बात है। भाषा विचार पर आधारित होता है, पियाजे ने कहा है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, उद्दीपक नहीं है, उद्दीपक यहाँ है, ऐसा बात स्किनर ने नहीं कहा है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, स्किनर जी ने ऐसा नहीं कहा है। बीएफ स्किनर का कहना है कि भाषा सीखी जाती है, न कि केवल इसे एक उद्दीपक माना जाता है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण और पुनर्बलन पर जोर दिया है। उनके व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुसार बच्चा वातावरण से अनुक्रिया के माध्यम से भाषा सीखता है। तो इस तरह से हम लोग 30 MCQ प्रश्न किए। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो उस सेशन को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे 30 MCQ प्रश्न के साथ प्रैक्टिस सेट 4 कल ठीक 11 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।